क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा रहेगा, हम लोग कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, फिर सवाल बनाते जाएंगे, ठीक है ना। ओके, प्रोवाइडेड कि जो फंडामेंटल्स है सीबीएसई वाले वो क्लियर है। हम लोग एक ही बार एक दो ठो सवाल कर लेते हैं पहले, फिर कुछ टॉपिक्स देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड सवाल करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें देखिए तो कंपोजिट प्रिज्म है जो इज मेड ऑफ टू आइडेंटिकल राइट एंगल्ड प्रिज्म्स एबीसी एबीडी एंड एबीडी एबीडी और एडीसी, इस तरीके का है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ओके, अब सुनिए, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी ऑफ दिस प्रिज्म। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया है, 60 डिग्री पर इंसिडेंट किया हुआ है, और बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द फाइनल इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस एसी। जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो एसी के अलोंग ग्रेज कर रहा है। जो ये एसी के अलोंग क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो अब हमें ये म्यू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। किस, ठीक है। अब सुनिए, इसको देखिए एक बार ध्यान से। अगर हम लोग इस केस में देखा जाए तो यहां से रे ऑफ लाइट ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा, है ना। तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर कहीं बेंड होगा, है ना। यहाँ पे बेंड होगा ऐसे। मुझे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो मैं चाहता हूं कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा ये निकालो, ये आर। इसके लिए क्या यूज करना होगा, स्नेल्स लॉ। तो देखिएगा, आर म्यू डी रेरर से डेंसर में जा रहा है, ये कितना हो जाएगा, साइन 60 बाई साइन आर, यही होगा ना। अब देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ये डेंसर ही है, ये है √3, ये है √3। दिस इज इक्वल टू साइन 60 √3 बाई 2 बाई साइन आर, साइन आर कट गया, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, साइन आर 1/2 हो गया, मतलब आर कितना हो गया, 30 डिग्री। आर हो गया 30 डिग्री। देखिए तो एक बार, ये आर 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो ये रे इस तरीके से देखिएगा, ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है तो ये 60 होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। ये 30 तो ये 60, क्योंकि ये नॉर्मल है ना। अब ये 60, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 90। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इस पर नॉर्मली इंसिडेंट किया हुआ है, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, तो ये बिना मुड़े यहां तक आ जाएगा। और अब मुझे एसी फेस पर बोला जा रहा है कि ये जो रे है वो ग्रेज कर रहा है अलोंग द सरफेस एसी। तो स्वाभाविक है कि ग्रेज कर रहा है तो ये जो एंगल होगा वो इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल होगा, आईसी। इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल होगा आईसी। इसके लिए अब हमको ये म्यू निकालना है, तो म्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी। तो अगर निकाला जाए आईसी कितना है यहाँ पर, तो वो देखिए 30, ये 90, तो ये कितना 60, तो फिर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आईसी हो जाएगा फॉर एसी, एसी फेस के लिए आईसी हो जाएगा 30 डिग्री। तो म्यू निकल गया 1/sin 30, 1/1/2 यानी कि 2। आपका आंसर है 2। ये सवाल सीबीएसई में पूछा गया है, बट अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है।
डायग्राम ये बनाइए। जल्दी बनाइए। क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना। इन द गिवन फिगर द फेस AC, ये जो फेस AC है of the equilateral prism is immersed in a liquid of refractive index n। ठीक है, यहां पे एक लिक्विड में रख दिया गया है। फॉर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री के लिए एट द साइड AC द रिफ्रैक्टेड बीम जस्ट ग्रेजेज अलोंग द फेस AC। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज √x/4। द वैल्यू ऑफ √x इज कितना? और ये जो प्रिज्म है वो ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई भी एकदम टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, हमें पता है कि अगर लाइट यहां से यहां जा रहा है और ये ग्रेज कर रहा है तो पक्का होगा, ये पक्का है कि ये जो है डेंसर और ये रेयरर है, और ये IC के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ग्रेज करेगा, नहीं तो कैसे ग्रेज करेगा? ठीक है, डेंसर से रेयरर जा रहा होगा तभी ग्रेज करेगा, राइट? ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करेगा तब। से हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हम लोग फॉर्मूला में म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC लिखते हैं, यहाँ पे म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रेयरर का विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर के डेंसर का विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर? हमेशा ही डेंसर का विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा हमेशा डेंसर का विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर, डेंसर क्या है 1.5 और रेयरर क्या है n। हो गया, 1/sin IC, IC कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाता है √3/2, है ना? तो n हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2 इंटू √3/2। हो गया। पर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √x/4 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n √x/4 है, तो ये 3√3/4 x आ जाएगा यहां से, है ना? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, या आंसर है आप। बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल था। बोलिए, आगे बढ़े। ठीक था, आसान था, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इसको समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, एक बार टॉपिक मैं आपको कराता हूं। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, एंड अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। देखिए, मानिए हमारे पास इस तरीके का एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, जिसमें लिक्विड रखा गया है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ओके, सुनिए, पटरी पर एक पॉइंट है ओ, मुझे ये ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? अगर अगर हम ऊपर से देखें तो, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक रे लेना पड़ा। लीजिए, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में से दूसरा रे ऑफ लाइट ले लीजिए, ये कहां जाएगा बताइए? ये डेंसर से रेयर में रिफ्रैक्ट करेगा, है ना? तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, और दूसरा रे हमने लिया नॉर्मल,
इंसिडेंस, तो ये बिना मुड़े ये चला जाएगा ऊपर। अब ऑब्जर्वर को ये रे कहां से आता, ऑब्जर्वर यहां पे है, किलर आई यहां पर है, इसको क्या दिखेगा, ये रेज कहां से निकल के आ रहे हैं। अगर मैं वर्टिकली इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ओ वाला पॉइंट ओ डैश से ओ डैश पर दिखाई देगा। जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक स्विमिंग पूल है, तो ये बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल है, वो बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल कहां दिखाई देगा, ओ डैश पे दिखाई देगा, है ना। ठीक है, अब देख, ये एक सिंपल सा चीज हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि जैसे पूरा कोई बिकर ले लेते हैं तो उसका बॉटम सैलोवर दिखता है, स्विमिंग पूल का बेस बॉटम सैलोवर दिखता है, सैलोवर मतलब ऊपर दिखता है ना। उस कारण क्या है, तो कारण है सिंपल रिफ्रैक्शन, है ना। ये ओ रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट डेंसर से रेयर जा रहा था, और एक्चुअल में हम लोग को ओ से नहीं ओ डैश से अपीयर होता हुआ नजर आएगा। बटन का ये पॉइंट यहां पर नजर आएगा, ये पॉइंट यहां पर नजर आएगा, ये पूरा बेस ही हम लोग को ऊपर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में अगर पूरा सरफेस का ये गहराई देखा जाए यहाँ पे लिक्विड का, जो जिसको मैं रियल डेप्थ नाम दे रहा हूं वो ये है, पर हमें क्या दिखा, हमें तो दिखा केवल इतना, इसको नाम दिया जाता है क्या, एपरेंट डेप्थ। क्या नाम दिया जाता है, एपरेंट डेप्थ नाम दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसको एपरेंट डेप्थ नाम दिया जाता है। अच्छा, ये भी ठीक है। अब देखिए, म्यू जो होता है, अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर रेयरर में है, ऑब्जर्वर इज इन रेयरर, ऑब्जर्वर रेयरर में है, ये ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला बात है। ऑब्जर्वर रेयरर में है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तब देखा जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर रेयरर से देख रहा है उसको, तो उस केस में कौन बड़ा है बताओ तो, रियल डेप्थ बड़ा है कि अपरेंट डेप्थ बड़ा है, कौन सा डेप्थ बड़ा है, रियल डेप्थ कि अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। ओके, तो म्यू जो कि मैंने आपको बताया है हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया गया कि रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होता है। कितना, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। अगर मान लेते हैं ये कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है तो उसका थिकनेस ही रियल डेप्थ है, देखिएगा ध्यान से, अगर ये ग्लास स्लैब है तो उसका थिकनेस ही रियल डेप्थ है ना। ये ऊपर नहीं जाता क्या, ये अच्छा, ओके, तो म्यू हो गया रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। यहां से अगर अपरेंट डेप्थ निकाला जाए तो कितना होगा, आर डी बाई म्यू, आर डी बाई म्यू, अपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ बाई म्यू। ठीक है, अब सुनिए आगे, मैं कहता हूं कि अगर रियल डेप्थ को मैं टी मान लू, जैसे मैंने बताया कि अगर ये ग्लास स्लैब है ना, तो उसका थिकनेस को मैंने टी मान लिया, और यहां पे वो पॉइंट है, जैसे हमने एक मार्क बनाया और ग्लास स्लैब उसके ऊपर रख दिया, तो रियल डेप्थ कितना, ग्लास स्लैब का थिकनेस। ठीक है, ऐसे केस में अगर मुझे यहां से, जैसे जो मार्क यहां पे ओ पे था वो मुझे ओ डैश पे दिखाई देगा, जो यहां पर है वो मुझे यहां पर कहीं दिखाई देगा ओ डैश, ऐसे, है ना। तो कितना अमाउंट से शिफ्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड अपरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहते हैं उसको, अपरेंट या नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं इसको, या नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, मैं इसको डेल्टा एक्स से डिनोट कर दे रहा हूं, डेल्टा एक्स हो जाएगा कितना, ये होगा हमारा, देखिए तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये कितना से शिफ्ट हुआ, तो टोटल रियल डेप्थ में से
ये अपरेंट डेप्थ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ओ डैश, डायग्राम में ओ डैश ही है, वो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ होगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ बाई म्यू, रियल डेप्थ कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाई म्यू, रियल डेप्थ को टी कहेंगे, 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा। ये हुआ हमारा नॉर्मल शिफ्ट या अपरेंट शिफ्ट, थिकनेस टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। टी थिकनेस ऑफ द स्लैब है या उसका रियल डेप्थ है, अगर पानी है तो पानी का गहराई है, डेप्थ है, ठीक है। ये केस कब का था, जब ऑब्जर्वर रेयरर से देख रहा था, ऑब्जेक्ट डेंसर में था तब का, ठीक है। ओके, देखिए अब सवाल ऐसा हो कि मान लीजिए हमारे पास इफ ऑब्जर्वर इज इन डेंसर, ऑब्जर्वर डेंसर में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर में है। एग्जांपल, मान लीजिए ये एक तालाब जैसा है, ठीक है, यहां पर एक फिशरमैन है, इंसान मछली मारने वाला, और इसको मछली देख रही है, ठीक है। तो अब मछली को ये कहां दिखाई देगा, मतलब उतना ही बड़ा दिखाई देगा कि बड़ा दिखाई देगा कि छोटा दिखाई देगा, देखते हैं वो। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये डेंसर है, ये और ऊपर रेयरर मीडियम है। एक रे ऑफ लाइट हमने लिया किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, यहां पे हमने बनाया नॉर्मल। अब बताइए रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये कहां जाएगा, कहां मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल है यहां पर तो ये नॉर्मल की तरफ इधर मुड़ेगा, इधर है मछली, मछली है ना। अब मछली को क्या दिखाई देगा कि रे कहां से आ रहे हैं, ये रे कहां से आ रहा है, इसको तो ये रे ओ नहीं ओ डैश से आता हुआ नजर आएगा, सीधा वर्टिकली बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करिए, ओ नहीं ओ डैश पर नजर आएगा, ओ डैश से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पूरा इंसान का जो अपरेंट डेप्थ अगर कहा जाए, पूरा इंसान ऐसे दिखाई देगा, वो यहां से लेकर यहां तक ये अपरेंट डेप्थ होगा, और एक्चुअल में रियल डेप्थ यहां पर ये है, इतना, इंसान इतना ही बड़ा था, अभी दिखेगा इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक। इस बार तुमने नोटिस किया कि रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ से छोटा है, अपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ, याद रखिएगा। और हम जानते हैं कि जब मैं म्यू बोलता हूं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब रेयरर का है कि डेंसर का है, डेंसर का विद रेस्पेक्ट टू रेयरर हमेशा। तो इसीलिए और चूंकि अपरेंट डेप्थ तो बड़ा है तो ये इस बार हो जाएगा एडी बाई आर डी, ठीक है। ये डेंसर का है, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां से पता चलता है कि apparent depth is mu times real depth, apparent depth ये होता है, इसीलिए इसमें डेल्टा एक्स apparent shift अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, apparent shift शिफ्ट लिखा जाएगा, तो ये इस बार हो जाएगा कितना, ये ओ डैश है, फिर से ओ डैश, ये अपरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ हो गया, है ना, अपरेंट डेप्थ पड़ा है इस बार। तो यहाँ पे अगर मैं ये रखूंगा म्यू टाइम्स आर डी माइनस आर डी, है ना, तो रियल डेप्थ कॉमन लीजिए, म्यू माइनस 1, इसको अगर टी मान लू, अगर स्लैब वगैरह वैसा कुछ लू तो टी टाइम्स म्यू माइनस 1 होगा। केस अलग अलग है दोनों, इसमें ऑब्जर्वर टेंशन में है, ये ऑब्जर्वर है, ये फिश, फिश इज द ऑब्जर्वर, फिश इज द ऑब्जर्वर,
यहां पे जो मछली है वो ऑब्जर्वर है, फिश इज द ऑब्जर्वर। इस केस में अपन लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे बढ़े, अब सवाल देखते हैं इस बेस्ट। देखिएगा, बढ़े आगे, हो गया। जैसे ऐसा हो कि फिश को इंसान या फिशरमैन बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा, देन इज एक्चुअल साइज बड़ा दिखेगा। ठीक है, बड़ा दिखेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखिए एक सवाल। सवाल देखिए, अ कन्वेक्स लेंस फोकसेस an object 10 cm from it on a screen placed 10 cm from it. A glass plate, बहुत एरर है इसमें। A glass plate of mu is equal to 1.5, है ना, mu 1.5 and thickness 1.5 cm is inserted between the lens and the screen. ठीक है, where should the object be placed so that its image is again focused on the screen? सवाल समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब सुनिए, कन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ भी दिया है क्या जी? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। एक ऑब्जेक्ट को, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन से 10 कन्वेक्स लेंस फोकसेस एन ऑब्जेक्ट 10 cm फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 10 cm अवे फ्रॉम इट। यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट था, उसको एक स्क्रीन है, यहां पे स्क्रीन जो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसी पर फोकस कर रहा था, ये उसी पर फोकस कर रहा था। कौन? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब जब फोकस कर रहा था तो अब क्या बोल रहा है कि अब क्या किया गया कि एक ग्लास स्लैब को लाकर इसके बीच में रख दिया गया है, और ग्लास स्लैब को रखने के बाद स्वाभाविक है वो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, इमेज तो अब स्क्रीन पर नहीं बनेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट को कहां रखेगी, फिर इमेज स्क्रीन पर बने। क्या क्वेश्चन है? पहले एक काम करिए, एक एक स्टेप स्टेप इसको समझिए। पहले मुझे बताइए, इस केस में ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है? -10, ठीक है, और इमेज +10। क्या मैं इस लेंस का फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता इस डेटा से, जो कि irrespective of the position of the object and the image the focal length will remain constant। तो फोकल लेंथ बाद में मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है, वो डेटा फिक्स रहेगा। तो अब बताओ, तो यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना? 1/10, और माइनस माइनस प्लस 1/10, तो 2/10 फोकल लेंथ हो गया 5 cm प्लस 5 cm। ये ठीक है, लेंस का फोकल लेंथ जो 5 cm है वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हर केस में ऑब्जेक्ट कहीं रखिए, स्लैब रखिए, नहीं रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया। अब क्या कहता है कि नहीं भाई, ये ना इसके यहां बीच में एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है, यहां पे एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया है, ऐसे, ठीक है, स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। क्या हो रहा है कि ये जो रे था, ऐसे ये स्लैब इंसर्ट किया हुआ है, तो क्या जो यहां पर बन रहा था इमेज, अभी वहां पे बनेगा? स्लैब नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा, हम मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है I1 पर बन रहा है, यहां से रे आया, ये स्लैब न होता, ठीक है, तो ये I1 पर बनता, और अब ये स्लैब क्या कर रहा है, इसको ले जाकर और आई पर बना रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट का दूरी अब बदल गया है इस बार,
ये अब 10 नहीं रहा, ये अब 10 नहीं रहा, ये 10 नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट का दूरी अब हम लोग को निकालना है। अब ये 10 नहीं है, यही तो निकालना है हम लोग को। कहां रखेंगे कि ये फिर से इमेज आई पर ही बनाए, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोगों को ये देखना है कि लेंस अगर, ध्यान दीजिएगा इस पर, लेंस अगर अपना इमेज I1 पर बनाता है तो ये उसको रिफ्रैक्ट करके आई पर बना देगा, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा, इमेज को जो आई पर बनाना है एक्चुअल में यहां पर, ये इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये हमको दिखाई देगा कहां पर, आई पर। ये अपरेंट शिफ्ट हुआ, दिस इज अपरेंट शिफ्ट। ये किसने किया, स्लैब ने किया। स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, देखिएगा 1.5, ये है 1.5 सीएम, और इसका म्यू भी 1.5 है, म्यू भी 1.5 है, और थिकनेस भी 1.5 सीएम है, 1.5 सीएम, थिकनेस भी 1.5 सीएम है। तो कितना से शिफ्ट हो गया इसका अपरेंट शिफ्ट, टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। हाँ ना बोलिए, टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये I1 है, ये बोलिए तो ये कितना होगा, टी इज 1.5 सीएम, 1 माइनस 1 बाई म्यू 1.5, तो 3/2, इसको 2/3 कर देता हूं, ये 3/2 इंटू कितना, 1 माइनस 2/3, तो 1/3, 1/2 आया, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सीएम, 0.5 सेंटीमीटर से ये शिफ्ट कर देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। जो आई पर था उसको, I1 पर था उसको आई पर कर दिया, ठीक है, ओके। अब सुनिए, तो इसका पोजीशन कितना होगा, अब अगर देखा जाए तो इसका पोजीशन देयरफॉर फॉर लेंस, लेंस के लिए, लेंस ने इमेज आई पर बनाया कि I1 पर बनाया, I1 पर, इसने उसको शिफ्ट करके आई पर भेज दिया, ठीक है। तो लेंस को आई पर ही बनाना है, तो ये जो दूरी है ये हमारा इमेज दूरी होना चाहिए लेंस के लिए, v कितना बोलिए तो, टोटल ये पहले कितना, कहां पे इस स्क्रीन को कहां पे रखा गया था, 10 सीएम पे, कितना सीएम पे, 10, और अभी कितना पर है, अभी कितना से शिफ्ट हो गया, 0.5, तो हो गया 9.5 सेंटीमीटर प्लस, राइट साइड बना प्लस 9.5 सीएम पर ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनना चाहिए लेंस के द्वारा। और इसका फोकल लेंथ भी हम जानते हैं, फोकल लेंथ कितना निकाले हम लोग, 5 सीएम, 5 सेंटीमीटर। सर अब बताइए इस केस में हम लोग लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहां से आप u निकाल लेंगे, u इज इक्वल टू समथिंग, ये निकल जाएगा। ये एक बढ़िया सवाल था, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, सबको समझ आ रहा है, आगे देखिए आप, ये सवाल देखिए एक, यहाँ पे देखिए एक सवाल, कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ अ जार ऑफ रेडियस 15 सीएम, ठीक है, ये एक जेई का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से सुनिए। एक ऑब्जर्वर एक होल है यहां पर, ठीक है, उस होल से देखता है तो इधर कोई एक जार है, उसके टॉप को ये देखता है,
ठीक है, ये ऐसे सीधा, ये 45 सेंटीमीटर होल का लोकेशन जो है यहां से 45 cm पर है, और यहां से जो जार का साइज है यहां पे दिया होगा, ये जार जो रखा हुआ है ना, उसका रेडियस है 15 cm का, यहां से ये दूरी 15 cm, ठीक है। एंड हाइट 15 cm फ्रॉम द बॉटम, इसका हाइट भी, ये जो पॉइंट को देख पा रहा है उसका हाइट भी है 15 cm, ठीक है, इसका हाइट भी है 15 cm, देखिएगा, ठीक है। अब सुनो, हो गया। अब द होल इज एट अ हाइट ऑफ 45 cm, ये टोटल हाइट 45 cm है। When the jar is filled with a liquid up to height 30 cm, इस जार में लिक्विड से भर दिया गया है अप टू हाइट 30 cm। 30 cm कहां होगा, इसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर दूं, थोड़ा बड़ा, मान लीजिए 30 cm, ठीक है, यहां तक लिक्विड से भर दिया गया ऐसे 30 cm, ये 15 cm है, यहां पे ये 15 cm था, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 15 cm था, ये पॉइंट विजिबल था शुरू में, और इसको 30 cm तक पानी से भर दिया गया है। द सेम ऑब्जर्वर कैन सी द एज एट द बॉटम ऑफ द जार, मतलब जब 30 cm तक पानी से भर दिया गया है यहाँ पे 30 cm, तो ऑब्जर्वर को ये बटम दिखने लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से कोई रे आया तो ये उसी होल के थ्रू पास करेगा, पर शुरू में ये सीधा दिख रहा था ऐसे, शुरू में ये ओ और ये ओ डैश मानो ना, शुरू में ये दिख रहा है, ये इनिशियल और ये फाइनल, बाद में उसको ओ नहीं ओ डैश दिख रहा है। शुरू में ये ऐसे जा रहा था, यहां पे भी आप सीधा थिक लाइन बना सकते हो, सॉलिड लाइन, ये सीधा ऐसे दिख रहा था शुरू में, इसको ऐसे शुरू में ऐसे ही देख रहा था। ऑब्जर्वर है यहां पर, ऑब्जर्वर है यहां पर, उसको शुरू में ऐसे दिख रहा था, पर अभी ऐसे दिख रहा है लिक्विड जाने के बाद, बात समझिएगा, लिक्विड यहां पे रखने के बाद इसको ऐसे दिखाई दे रहा है यहां से, तो ये रिफ्रैक्शन होगा। शुरू में रिफ्रैक्शन हो रहा था क्या, शुरू में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, पर बाद में रिफ्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, तो इसको यहां पर दिख रहा है। ओके बढ़िया। अब देखो, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दूरी 15 cm दिया गया है, ये दूरी है 15 cm, ये भी दूरी है 15 cm, ये जो जार है मतलब जो बॉक्स है उसका रेडियस है ये 15 cm दिया गया है, और ये टोटल 30 cm है, तो ये भी 15 cm हो गया, यहां से ये भी 15 cm हो गया, क्योंकि टोटल 45 था। ये देखिए, तो ये आर है तो ये भी आर है क्या, ये आर है तो ये भी आर है क्या, और वो आर कितना होगा, यहां देखिए तो ये कितना 15 cm, ये कितना 15 दिख रहा है, ये भी 15 और ये भी 15, तो यार कितना कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, मानेंगे, ये दोनों साइड्स बराबर हुए तो आर 45 डिग्री, मतलब ये टोटल ये जो है ये आर 45 डिग्री आ गया। अब ये आई हमें नहीं पता, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n/100 दिया गया है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करेंगे एंगल के साथ स्नेल्स लॉ से, तो उसके लिए हमको आर पता चल गया, आई भी पता चलना पड़ा, साइन आई पता चलना पड़ा, इनफैक्ट आई नहीं भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, पर साइन आई पता होना पड़ा, उसको म्यू से इक्वेट करेंगे स्नेल्स लॉ, और उसके बाद म्यू दिया गया है इतना, हमें उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सुनिए, अब उसके लिए क्या किया जाए, ये दूरी 30 है,
देखिएगा साइन आई ये 15 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा सर? ये दूरी रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, थर्टीन का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर हो गया। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं सुनिए, ये डेंसर है ये रेयरर है, इधर कुछ नहीं है, और लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डी म्यू आर, लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा है, डी म्यू आर इज इक्वल टू कितना? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, सही है, साइन आई बाई साइन आर। अब बता, यहां पे हमारे पास अब आ गया डी म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर। रेयरर क्या है भाई? यहां पे क्या है? हवा है 1, और विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा म्यू ही रहने देते हैं ना, बाद में उससे इक्वेट कर लेंगे। डन। साइन आई बताइए, साइन आई कितना? बोलो ये डायग्राम देखकर, साइन आई पी बाई एच, पी कितना? 15 बाई एच कितना? रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इंटू साइन आर, साइन आर मतलब साइन 45, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2 हो गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करके म्यू निकाल लेते हैं, 1 बाई म्यू विल बी इक्वल टू, ये रूट 2 ऊपर जाएगा 15 रूट 2 है ना, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर कॉमन, तो 15 बाहर आ जाएगा, और ये 15 2 जा 30, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 15 रूट 5, ये कट गया। पर ये म्यू जो है, दिस implies म्यू विल बी रूट 5 बाई रूट 2, है ना, रूट 5 बाई रूट 2, ओके। रूट पर म्यू कितना बोला गया है देखिए तो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n बाई 100, n बाई 100 रूट 5 बाई रूट 2, n विल बी इक्वल टू, निकाल लीजिए बस। बोल भाई, समझ में आ रहा है कि कठिन लग रहा है? समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे देखो अब, हाँ जी, प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस, आंसर ये ऑप्शन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन नहीं है, मतलब रूट 5 बाई 2 से लिख सकते हैं, जी का है कंप्यूटर में ये 2021 तरह पूछा है, हो सकता है पेन पेपर वाला हो, हम क्या कह सकते हैं इसमें? नहीं, चलो तो ये पेन पेपर वाला होगा, और नहीं तो वैसा ऑप्शन देगा तुमको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स है, ऑफ प्लेन मिरर नहीं है ये, 2 प्लेन मिरर्स है, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है,
एक दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है, दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे से थीटा एंगल पर। ये मिरर M1, ये मिरर M2, दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड कितने डिग्री पर है, थीटा। अब यहां पर मान लीजिए वो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमें ये निकालना है कि इसके कितने इमेजेस बनेंगे। जैसे इस बात को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे सैलून में बैठते हैं, दो पैरेलल मिरर्स, प्लेन मिरर्स लगे रहते हैं, आप यहां बैठते हो, आपको कितने इमेजेस दिखाई देते हैं, इनफाइनाइट। आप ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज दिखाई देगा, वो इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो उसके अंदर बनेगा, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट इमेज बनते थे, ठीक है। अब इन जनरल अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है दो मिरर्स, तो कितने इमेजेस बनेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए दो चीज हो सकता है। फर्स्ट में पहले आप अगर फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है 360 डिग्री बाई थीटा। क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करिए। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यह इवन आएगा और नहीं तो ऑड आएगा, या तो इवन आएगा नहीं तो ऑड आएगा, या तो इवन नहीं तो ऑड। अब देख, अगर इवन हुआ, अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। इवन हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा गया है अगर इवन है तो 360 डिग्री बाई थीटा -1 डायरेक्ट। अगर इवन आया तो 360 डिग्री बाई थीटा -1 डायरेक्ट कर देंगे, डन। समझ आ रहा है। अब अगर ऑड हुआ तो दो केसेस अराइज होते हैं, या तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यहां पर देखिए एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, ये इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, और या तो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और एंगल बाइसेक्टर पर अगर नहीं है तो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड, ठीक है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो उस केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the angle bisected, on the angle bisected, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई थीटा -1, 360 डिग्री बाई थीटा -1। पर अगर ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा गया है तो सिंपली 360 डिग्री बाई थीटा, बस वही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब समझिए, इफ द ऑब्जेक्ट is not placed on the angle bisected, on the angle bisected, the number of images 360 डिग्री बाई थीटा मात्र होगा, 360 डिग्री बाई थीटा ही सिर्फ होगा। नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई थीटा ही सिर्फ होगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करते हैं अब। एक उदाहरण, चलिए जी सर। n का वैल्यू इंटीजर, रुको क्लास के बाद डिस्कस करें। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, 360 बाई थीटा। अब एक इसका एक एक एग्जांपल करिए। जैसे कि मान लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक मिरर है,
ये एक दूसरा मिरर है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, M1 ये M2। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, 360 बाई थीटा, ये कितना आ गया 3, ऑड की इवन, इवन इवन हो गया, इवन हो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एसिमेट्रिकली है ना, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस यही हो गया 360 बाई थीटा। पर अगर इफ O was on the angle bisected, then number of images कितने हो जाएंगे, images is equal to 3 minus 1 यानी कि 2। अगर एंगल बाइसेक्टेड पे होता तो 3 minus 1 यानी कि 2 हो जाता, ये समझना है हमें, 3 minus 1 is equal to 2 हो जाता। ठीक है, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखिए टॉपिक देखिए, lateral and longitudinal magnification, lateral and longitudinal magnification के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। मिरर में, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर होता है, तो मैग्निफिकेशन 1 होता है, याद रखिएगा, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1। इसको अगर हम लोग जैसे इन मिरर्स, इन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, इनफैक्ट इन स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग ये लैटरल, जो सीबीएसई में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा है, लीनियर मैग्निफिकेशन, बाय डिफॉल्ट वो लैटरल मैग्निफिकेशन ही होता था। लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहते हैं इसे, लैटरल या ट्रांसवर्स मतलब अगर हाइट, जैसे ट्रांसवर्स समझ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये मिरर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये ओ ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज मान लीजिए यहां पे बना, आई इमेज है, तो ये हाइट ऑफ इमेज होगी एच डैश, नहीं ये होता है ना। अब सुनिए, तो अगर हम लोग इसका लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लैटरल या ट्रांसवर्स, जो हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े थे यही था बस, ठीक है। ये होता है एच डैश बाय एच, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होता था मिरर में, क्या होता था माइनस वी बाई यू के इक्वल, कोई दिक्कत, माइनस वी बाई यू के इक्वल। पर यही चीज अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम वैसे नहीं रखे, ऐसे रखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट होता है ऐसा, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या है, थिकनेस या लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट का थिकनेस है या लेंथ है ना। तो इसको अगर मैं टी बोलूं, तो अगर इमेज बन रहा है हमारा, मान लेते हैं इमेज यहां पे बना, ऐसे बना इमेज, ये आई, तो ये टी डैश हो जाएगा, थिकनेस ऑफ इमेज। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर लेंथ वाइज हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और हाइट वाइज, साइज वाइज मैग्निफिकेशन देखेंगे तो उसे कहेंगे लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये दो बात याद रखना है हम लोग को। तो लैटरल मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू,
और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है लेंथ वाइज। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज। लेंथ वाइज जो इमेज होगा वो थिकनेस ऑफ इमेज टी डैश बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सो लॉन्गिट्यूडनल इमेज एक्चुअल में नेगेटिव ऑफ v बाई u क्या था सर? लैटरल, m लैटरल है ना, m लैटरल का होल स्क्वायर है, लैटरल का होल स्क्वायर है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो वर्टिकल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का नेगेटिव का होल स्क्वायर होगा। ये बात हमें समझना है, ठीक है। लेंसेज में लिखिए, इन लेंसेज में भी सिमिलर होगा। एम लैटरल जो हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हम जानते हैं ये प्लस v बाई यू होता है, प्लस v बाई यू होता है ना। और m ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल वो थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू m लैटरल का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा। सही है, ठीक है। एक और लिखो इसी में, लिखो SRS। इन SRS स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, अगर ऐसा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है ये हाइट h, मान लीजिए इमेज यहां पे बना, ये इमेज है, इसका हाइट h डैश, ये पोल हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस v, तो उसमें जो मैग्निफिकेशन होगा ये हाइट वाला ही, इसमें सिर्फ ये लैटरल ही देखते हैं, लैटरल ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू, अगर रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये डेंसर का 2 है तो μ1 इंटू वी बाई μ2 इंटू यू, ये याद रखिएगा, μ1 इंटू वी बाई μ2 इंटू यू। ठीक है, मैंने एक ही बार में SRS का भी करा दिया। अब इसको समझने के लिए, ये थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए, तो एक सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक फिर दुख न दे। एक देखिए SRS ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ये पोल, इसका रेडियस जो है वो 20 cm, ठीक है, रेडियस 20 cm, और ये ऑब्जेक्ट है यहां से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर, 25 कर लेता हूं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये है एक, ये मान लेते हैं ग्लास। क्वेश्चन है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज या हाइट निकालना है हम लोग को, इमेज का हाइट निकालना है हम लोगों को। देखिए
अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें ध्यान से, तो हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को v और u के साथ और μ1 μ2 के साथ इस तरीके से रिलेट किया इसने। इसमें हमको ऑब्जेक्ट का दूरी पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, μ1 पता है, μ2 पता है, v नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशन लगा के हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगा। तो देखिए पहले बोलिए u कितना, -25 cm, μ1 कितना, μ1 हमेशा रेयरर का, μ1 हमेशा रेयरर का होता है, μ2 हमेशा डेंसर का, एयर है तो 1 हो गया, ठीक है। ग्लास, μ2 ग्लास 1.5 या 3/2, और ये रेयरर से डेंसर हो रहा है ना रिफ्रैक्शन, इसीलिए रेयरर से डेंसर होगा तो रिफ्रैक्शन होगा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक है, ये बीच में ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका प्लेन मिरर पर वापस चला जाएगा। μ2 कितना 3/2 v माइनस μ1 है 1 बाई u कितना 25 माइनस 25, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 1/2 इंटू r कितना है राइट साइड 20 cm, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा v निकल जाएगा, यहां से v है ना, v निकल गया। अब therefore m जो होगा वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज μ1 इंटू v बाई μ2 इंटू u, ठीक है। यहां से आप एच डैश निकाल लीजिए, सारा चीज आपको पता है, μ1 μ2 v u और h, you know everything, so find out h dash from there। कोई तकलीफ आ गया सबको समझ में? आइए वापस, व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। देखिए फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक मिरर लिया यहां पर, ठीक है, खड़े हो जाते हैं यहां पर, या कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, मान लीजिए हम ही खड़े हो गए पर मिरर को हमने ऐसे रखा है। अब आप बताइए क्या मेरा इमेज बनेगा? मिरर है यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, मिरर को रखा हूं ऐसे प्लेन मिरर, तो क्या इसका मेरा इमेज बनेगा इस मिरर में? इमेज बनेगा, पर क्या मेरे को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मिरर तो आप कहीं भी रखिएगा तो इमेज बनाएगा मेरा, पर मेरे को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा उस बात को समझिए। देखिएगा यहां पे अगर मैं एक रे लेता हूं इस तरीके से, है ना, तो ये इधर जाएगा, और यहां से रे लेता हूं ऐसे तो ये इधर जाएगा, ठीक है। और हमें दिखाई देगा कि ये इधर इधर से निकल के आ रहा है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे ये अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं तो ये अगर ऑब्जेक्ट का दूरी हो गया u, तो ये इमेज का दूरी हो जाएगा ये v, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो ये इमेज का डिस्टेंस होगा। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो अगर देखो
रे बना दो। अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इस रीजन में कोई ऑब्जर्वर रहता तो उसको दिखाई देता ना? ये दिखाई देता कि नहीं? दिखाई देता, क्यों नहीं देता? अगर इस रीजन में ऑब्जर्वर है तो उसको दिखाई देगा क्लियरली कि इसका इमेज ओ पे बना हुआ है। ठीक है, इसी को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, इसी को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये है फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा एरिया, इसी को फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। इस पूरे एरिया को फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में है तभी उसको इमेज दिखाई देगा, फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है इमेज दिखाई नहीं देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज हमेशा बनेगा। इमेज इज always formed irrespective of the position of observer, but for image to be visible by the observer, to be visible, comma, the observer must lie in the field of view, in the field of view, in the field of view. ऑब्जर्वर को फील्ड ऑफ व्यू में लाई होना भी, ऑब्जर्वर इमेज को देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, लिखिए, मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर टू व्यू फुल इमेज ऑफ अ पर्सन। जैसे प्लेन मिरर रखे हुए हैं, हमको अपना फुल इमेज देखने के लिए कितना मिनिमम साइज का प्लेन मिरर हमको लेना पड़ेगा ताकि हम अपना फुल इमेज देख सके। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये इंसान है, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे प्लेन मिरर है एक। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये प्लेन मिरर है, इसका कितना साइज हमको चाहिए ताकि फुल इमेज बना सके। तो अब देखिए यहां से अगर मैं ऐसे सीधा एक रे लेता हूं और इसको फुल इमेज इसका देखने के लिए ये यहां पे कहीं ऐसे देख सकता है, इस तरीके से होना पड़ा ना? नहीं होना पड़ा? इसको फुल इमेज देखने के लिए ऐसे से प्लेन मिरर सेम साइज ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनता है यहाँ पर, है ना? तो इसको फुल देखने के लिए ये यहां से कहीं इधर जाएगा, पर फुल देखने के लिए इस तरीके से होना पड़ा, है ना? रेज। अब ये फुल देखने के लिए इतना ही साइज ऑफ मिरर इफेक्टिव मिरर है, चेक करिए, देखिए इसको, अगर इसका आई का पोजीशन यहां पर है तो इसका पूरा इमेज देखने के लिए मुझे ये पोर्शन का जरूरत था, ये पोर्शन का जरूरत है, मुझे इतना ही इफेक्टिव पोर्शन चाहिए। इफेक्टिव पोर्शन ऑफ द मिरर इतना ही है, यही हमको चाहिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर यही है, मुझे यही निकालना है बस। ये कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है,
अब ये कैसे निकलेगा? ये अगर मान लिया जाए ए है, इसका इमेज ए डैश, इसको बी मान लिया जाए बी डैश, इसको सी, इसको डी। बात तय है कि ऑब्जेक्ट का दूरी और इमेज का दूरी ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट दूरी और इमेज दूरी दोनों बराबर होता है, ठीक है ना? अब सुनिए, ऑब्जेक्ट दूरी और इमेज दूरी दोनों बराबर होता है। अब यहां पे अगर हम लोग देखा जाए तो ये ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये दोनों सिमिलर है। क्या ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश और बी डैश का? है ना? ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि ये साइड बाई AC बाई ये टोटल AC बाई ए डैश इज इक्वल टू ये मिरर का जो साइज जो हमको चाहिए CD और बाई ये इंसान का साइज, इंसान का साइज, ये इंसान का हाइट क्या मान लिया जाए? H मान लिया जाए, H, इंसान का हाइट H। हाँ जी, हाँ जी, ये हेड, इधर पैर, ये आई लेवल का हो गया और ये फुट हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम लोग को निकालना है AC कितना है बोलो तो x, और ए डैश कितना होगा? x प्लस एक्स 2x, CD जो हमको चाहिए और h, ये और ये कट गया, CD जो हाइट ऑफ मिरर है वो हो जाएगा h/2। यही है साइज ऑफ मिरर, इफेक्टिव साइज ऑफ मिरर। इफेक्टिव साइज ऑफ मिरर इतना ही चाहिए हमको, उतना अगर होगा तो पूरा इमेज बन जाएगा। पूरा इमेज बनने के लिए तो पूरा बनेगा, वो इतना छोटा भी हो तब भी, पर पूरा दिख जाएगा इंसान को। इसके फील्ड ऑफ व्यू में, ये फील्ड ऑफ व्यू में दिख रहा है ना, ये फील्ड ऑफ व्यू में ही पड़ रहा है, फील्ड ऑफ व्यू में ये पूरा इंसान आना पड़ा। तो इंसान इमेज तो हमेशा ही बनेगा पूरा, पर इंसान को पूरा इमेज दिखेगा कि नहीं, वो दिखने का कंडीशन है, ये पूरा इमेज दिखने का कंडीशन है। हाइट ऑफ इमेज हाइट का आधा होगा। इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए हम यहां पे खड़े हैं और मिरर को ऐसे ऊपर रख देते हैं तो क्या मुझे पूरा इंसान दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब यहां पे मिरर का पोजीशन भी बहुत मायने रखता है। क्या मायने रखता है? मिरर का पोजीशन। तो आप देखिएगा कि अगर जमीन से ये हाइट h/2 है, ये टोटल, तो ये दूरी यहां से, ये दूरी भी तो h/2 होगा। अगर ये टोटल h है और इतना h/2 हो रहा है तो ये दूरी भी किसका? I का पोजीशन से। ऐसा मान लेते हैं, रुकिए हम, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, I पोजीशन ये हो गया E फॉर I का पोजीशन, ठीक है, ये फुट और ये EI और ये हेड, ऐसे, ठीक है। अब सुनिए, एक्चुअल में क्या पाया गया कि इसका पोजीशन मिरर का कैसा होना चाहिए, वो ध्यान दीजिए। ये पूरा नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर का इंसान है, 2 मीटर लंबा इंसान है, ठीक है, और यहां से ये 20 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, आंख से सिर तक। तो जानते हो ये वाला पोर्शन मिरर का केवल 10 सेंटीमीटर का होता है, ये उधर से 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये अगर ये 20 सेंटीमीटर का था तो ये कितना हो गया? 180 cm। तो यहां से ये वाला दूरी कितना होना चाहिए? ये 90 cm का। मतलब जो फुट से या ग्राउंड से आई का पोजीशन है, उसका जितना लेंथ है उसका ठक्का आधा लेंथ मिरर का होना चाहिए, उसके आंख के नीचे, आंख के लेवल के नीचे ये जो लेंथ है उसका ठक्का हाफ होना चाहिए। मतलब मिरर शुड बी लोकेटेड
mirror should be located at height half of the height of eye from the ground, from the ground, from the ground. ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को। ये एग्जाम्पल बना लीजिए, ये बना लीजिए। पोजीशन भी मायने रखता है कि हमको पूरा इमेज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसके लिए। हो गया। ठीक है, इतना ही रखते हैं।